क्लाइन बन जाए तो फिर सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा फास्फोरस। क्या दिक्कत आ गई भी इसमें? इतना ज़्यादा ब्राइटनेस कैसे हो गया इसका? चलो भाई, वही रोज का समस्या। अगर सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट मतलब स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन होगी तो सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर एक और बनता है आपका, वो है PO4। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन हटा दिया तो 3 नेगेटिव हो जाएंगे। ये PO4 ये होता है आपका हाई एल्कलाइन कंडीशन पर। जब एल्कलाइन कंडीशन ज़्यादा बन जाए तब फॉस्फोरस अवेलेबल होता है फॉस्फेट के फॉर्म में, PO4 3 नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, हायर पीएच, या फिर हम बोल सकते हैं पीएच ज़्यादा होगा तो कैल्केरियस कंडीशन बन जाएगी। कैल्केरियस कंडीशन IMP लगा दो इस पर। तीनों पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। IMP है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म में आपको ऊपर वाला ही है। एक और भाई, अगर मान लीजिए पीएच यहाँ पर हम न्यूट्रल के समथिंग यानी कि 7.2 कर दें, अगर पीएच 7.2 हो तो यहाँ पर ये दोनों ही हैं आपके जो अवेलेबल हो जाएंगे, H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 डाई नेगेटिव, बोथ आर अवेलेबल। दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, और क्या क्या है भाई इसमें, कौन कौन से हैं पॉइंट्स? हाँ, ये मेन थे। अब देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंस कुछ है नहीं। जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? K पॉजिटिव। अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? Ca डाई पॉजिटिव। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? Mg डाई पॉजिटिव। हम बात करें आयरन की। अब आयरन को आप देख लो, आयरन जो होता है ना ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक तो होता है Fe डाई पॉजिटिव और एक होता है Fe ट्राई पॉजिटिव। Fe डाई पॉजिटिव ये है रिड्यूस्ड फॉर्म, ये है रिड्यूस्ड फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यानी कि ये हो गया भाई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो कम पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जैसे कि इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, जो कम पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। यही सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, मोस्टली अवेलेबल है। ये सिर्फ आयरन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले और ऐसे 2-3 ऑप्शन दे दे, कोई भी पूछ ले, जैसे कि मान लीजिए X2 पॉजिटिव, X3 पॉजिटिव, X4 पॉजिटिव, X5 पॉजिटिव, बताइए सबसे ज़्यादा अवेलेबल कौन सा होगा प्लांट के लिए? तो आपको जो सबसे कम पॉजिटिव वाला है वही बताना है, वही आंसर होगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो आयरन हो गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उन सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हायर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हायर अमाउंट में चाहिए अमंग दी माइक्रो न्यूट्रिएंट। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमको आयरन की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर SO4 डाई नेगेटिव के फॉर्म में अवेलेबल होता है। सल्फर के बाद आ जाओ आपका मैग्नीज। मैग्नीज Mn लिखते हैं इसको, ये भी आपके 2 फॉर्म में होता है, Mn डाई पॉजिटिव एंड Mn ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी ट्राई नहीं होता, ये 4 होते हैं सीधे, 4 पॉजिटिव। अब ये Mn डाई पॉजिटिव, ये क्या हो गया? ये रिड्यूस्ड हो गया। और ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यहां पर भी सेम वही कंडीशन है। मोस्टली अवेलेबल कौन सा होगा आपका? यही रहेगा, मोस्टली अवेलेबल यही रहेगा। ध्यान रखना, मैंने अभी जितने भी बताए हैं और जितने भी आगे बताऊंगा उनमें से आपका आयरन और ये मैग्नीज, केवल ये 2 ही अकेले ऐसे हैं जो आपके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हालांकि वो बात और है कि रिड्यूस्ड फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, लेकिन होते तो ऑक्सीडाइज्ड में भी है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई पूरा की पूरा रिड्यूस्ड फॉर्म में भी होगा, इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं।
तो केवल यही दो अकेले ऐसे एलिमेंट हैं आयरन और मैग्नीज जो दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा कॉमन है। जितने भी अपन पढ़ेंगे उन सब में केवल ये दो ही हैं जो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में। और कौन सा भाई, कॉपर देख लो, कॉपर Cu डाई पॉजिटिव। जिंक की अगर हम बात करें तो वो है Zn डाई पॉजिटिव। और कौन सा है, बोरॉन है, बोरॉन है आपका H3BO4 या फिर H2, एक हटा दो यहाँ से तो BO4 निगेटिव हो जाएगा वहाँ पर, सॉरी 2 है ना, सॉरी ये क्या कर रहे भाई, H3BO4 H3BO4 नहीं है, BO3 है, H3BO3 ये है। बोरॉन इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, या फिर आयनिक फॉर्म में करना हो तो H2BO3 नेगेटिव, ये बोरॉन हो गया। और क्या है, मोलिब्डेनम, ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, मोलिब्डेनम, ये मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में होता है MOO4 डाई नेगेटिव, मोलिब्डेट आयन के फॉर्म में। इसके बारे में लिखो कि भाई ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसे हमने आयरन की बताया था कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आयरन की होती है, ठीक उसी तरह से सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे कम, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये है कि भाई उनको कम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें भी सबसे कम रिक्वायरमेंट इसकी होती है, इसलिए इसको कहते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो सबसे कम अमाउंट में होती है, सबसे कम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉलेस्ट अमाउंट में, मोलिब्डेनम की। और कौन सा रह गया अभी अपना, क्लोरीन है, Cl नेगेटिव, निकल है वही Ni डाई पॉजिटिव। और कोई रह गया क्या, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन, क्लोरीन, निकल, मोलिब्डेनम, ये सब हो गया। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये इंपॉर्टेंट है आयरन और मैग्नीज, केवल यही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म में। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और देख दो शब्द बता दूं। एक आपने सुना होगा ट्रेस एलिमेंट, और एक आपने सुना होगा ट्रेसर एलिमेंट। ये ट्रेस एलिमेंट और ट्रेसर एलिमेंट में क्या अंतर है? आप कहोगे दोनों एक जैसे ही तो है सर, बस वहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर आर लगा है, लेकिन बहुत सादा अंतर पड़ जाता है ट्रेस एलिमेंट और ट्रेसर एलिमेंट में। ट्रेस एलिमेंट मतलब आपके वही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ही हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम क्वांटिटी में होती है, रिक्वायरमेंट इन लो कंसंट्रेशन, जिनकी रिक्वायरमेंट कम कंसंट्रेशन में होती है उनको कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। अब बहुत सारे एलिमेंट आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हम एक्सपेरिमेंट में रखते हैं, जिनको हम लोग रेडियो आइसोटोप बना देते हैं और फिर उनसे हम लोग उनके रास्ते का पता करते हैं कि भाई प्लांट के अंदर इनकी क्या एक्टिविटी हो रही है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आपने देखे होंगे, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ले लेते हैं, कुछ लोग फॉस्फोरस का आइसोटोप्स ले लेते हैं, सल्फर का आइसोटोप ले लेते हैं और वहाँ से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ना, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ना, बस वही क्या कहलाते हैं, ट्रेसर एलिमेंट कहलाते हैं। नाम से ट्रेसर, ट्रेसर का मतलब होता है, कहते हैं ना भाई कॉल ट्रेस कर लो, कॉल ट्रेस करो, पता करो, पता करो, वही ट्रेसर, ये वही शब्द है ट्रेसर। जो रेडियो एक्टिव, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका रेडियो आइसोटोप्स निकाल करके फिर उनसे हम चीज़ों का पता लगाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें जो हैं वो कैसे काम कर रही हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक, एक होते हैं आपके हैवी एलिमेंट्स। ये हैवी एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या भारी होते हैं क्या? ये हैवी एलिमेंट से मतलब है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 से ज़्यादा हो, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 से ज़्यादा हो और एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा हो। जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दो कंडीशन बस आप याद रखना, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 से ज़्यादा हो और एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा हो, वो सब आपके हैवी एलिमेंट्स हैं। पैरियोडिक टेबल में अगर आप देखो कभी हो तो, वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट थोड़ी ना। कैल्शियम से ऊपर वाले जितने भी है ना वो सब आपके हैवी मेटल्स ही कहलाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, ये सब क्या है आपके हैवी एलिमेंट्स हैं। और देखो मोबिलिटी की बात करते हैं अपन, मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट है उनकी मोबिलिटी प्लांट के अंदर कैसी है और सॉइल के अंदर कैसी है। आप कहोगे सर मोबिलिटी से क्या मतलब है, क्या मोबाइल चलाते हैं वो लोग? मोबिलिटी से मतलब होता है उनकी मूवमेंट है, मोबिलिटी से मतलब है उनका मूवमेंट होना।
कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि भाई फील्ड में बहुत से लोग जैसे अपने यूरिया का छिड़काव करते, देखो ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि अपन लोग क्या सोचेंगे, यार ये प्लांट है हमारा, प्लांट तो हमारा ये है, तो हमको यहाँ पर जो भी हमारा फर्टिलाइजर है उसको बिल्कुल यहीं देना चाहिए, प्लांट पर देना चाहिए ना। लेकिन ऐसा हम करते हैं क्या? नहीं करते, यूजुअली बस ऐसे रैंडमली फेंक देते हैं। प्लांट यहाँ पर है और यूरिया गिरा पड़ा है यहाँ पर, इतना दूर है भाई, प्लांट यहाँ पर खड़ा हुआ है और फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है वहाँ उतनी दूर। ये सारे ख्याल मोबिलिटी का है, सब मोबिलिटी संभाल लेती है। अगर वो फर्टिलाइजर जो हमने दिया उसके अंदर न्यूट्रिएंट अगर मोबाइल है, मूव कर सकता है, तो भले ही वो कितनी भी दूर हो वो वहाँ से मूव करके उस प्लांट तक पहुँच जाएगा। तो ये जैसे कि हमने सॉइल के अंदर डाला है तो कुछ सॉइल के अंदर मोबाइल होते हैं। फिर ऐसे मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो प्लांट के अंदर कितना मोबाइल है। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट ने कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया है तो वो न्यूट्रिएंट सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है, नीचे वाले पोर्शन तक सीमित रह जाता है, ऊपर जाता ही नहीं है, ऊपर वाले पार्ट में जाता ही नहीं है। बहुत से जो मोबाइल होते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में चले जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्लांट के अंदर कौन है और सॉइल के अंदर कौन है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर प्लांट की। 4 कैटेगरी हैं। एक तो है आपका हाईली मोबाइल, ठीक है, एक है आपका मॉडरेट मोबाइल, ठीक है, एक है आपका लो मोबाइल और एक है आपका इमोबाइल। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर वाले से और नीचे वाले से पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा हाईली मोबाइल, हाईली मोबाइल में अगर हम बात करें तो NPK है, NPK, और है आपका मैग्नीशियम, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। ये हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल से मतलब है कि ये प्लांट के अंदर जाएंगे, जाते ही सीधे अपर वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। जैसे ही प्लांट इनको एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट के अंदर जो इतनी तेजी से मूव करते हैं कि सीधे ऊपर वाले पार्ट पे पहुंच जाते हैं। यानी कि इनकी जो डेफिशिएंसी है ना वो हमेशा निचले वाले पोर्शन में नजर आएगी। डेफिशिएंसी ऑलवेज अकर्स इन लोअर पोर्शन, क्योंकि निचले वाले पोर्शन में तो ये रुके ही नहीं, ये सीधे एब्जॉर्ब हुए और सीधे ऊपर चले गए, तो नीचे वाले पोर्शन में इनकी कमी देखने लगती है। ऐसे हम बात करें मॉडरेट में, मॉडरेट में है आपका जिंक, और लेस मोबाइल या लो मोबाइल की अगर हम बात करें, इसको लेस भी लिख सकते हैं अपन, लेस मोबाइल, इसमें है आपका आयरन, मैंगनीज, कॉपर और सल्फर। ये है आपका IMP, इमोबाइल। ये पूरी तरह से इमोबाइल है, जिसमें आता है आपका कैल्शियम और दूसरा है आपका बोरॉन, कैल्शियम एंड बोरॉन। ये पूरी तरह से इमोबाइल है। ये प्लांट ने एब्जॉर्ब किया तो बस वहीं तक रह जाते हैं जहाँ पर एब्जॉर्ब किया, रूट जोन में, नीचे वाले पोर्शन में। यानी इनकी जो डेफिशिएंसी है वो हमेशा कहाँ नजर आती है? ऊपर वाले पोर्शन पर, ऑलवेज अकर्स इन दी अपर पोर्शन। जो प्लांट का अपर पोर्शन है वहाँ पर हमेशा इन्हीं की डेफिशिएंसी ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि ये ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाते। ऐसे ही सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल के अंदर कौन मोबाइल है, कौन इमोबाइल है, यहाँ पर 3 कैटेगरी है। एक तो है भाई आपका हाईली मोबाइल, दूसरा है आपका मॉडरेट मोबाइल और तीसरा है आपका इमोबाइल, यानी कि जो मूव सॉइल में नहीं कर पाते। हाईली मोबाइल में जैसे कि आपका नाइट्रेट है, सल्फेट है, NO3 डाई नेगेटिव, और सल्फेट SO4 डाई पॉजिटिव, डाई नेगेटिव। इसके अलावा क्लोरीन है, Mn डाई पॉजिटिव है, और आपका ये जो बोरोन मैंने आपको बताया था H2BO3 नेगेटिव है। ये हो गया भैया आपका। ये क्या है? अभी आपके हाईली मोबाइल हैं। हाईली मोबाइल से मतलब है कि इनको जरूरी नहीं कि प्लांट की बिल्कुल रूट जोन में ही दिया जाए, प्लांट के आसपास भी अगर ये पड़े होंगे तो वहाँ से मूव करके ये प्लांट तक पहुँच जाते हैं। एक होते हैं आपके मॉडरेट मोबाइल, जिसमें आता है आपका अमोनियम आयन NH4। कोई भी फर्टिलाइजर अगर अमोनिकल फॉर्म में है तो कोशिश करें कि उसको वहीं प्लांट के आसपास ही दें, ज़्यादा दूर प्लांट से कर दिया तो वो प्लांट तक मूव नहीं कर पाएगा। अमोनियम आयन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया और आपका कॉपर हो गया। वहीं इमोबाइल की अगर हम बात करें तो उसमें फॉस्फोरस है और जिंक है। IMP लगा लो, इंपॉर्टेंट है ये। इतनी बातें आप लोग याद रखो मोबिलिटी या प्लांट न्यूट्रिशन के केस में।
नेक्स्ट जो रहेगा उसमें अपन पढ़ लेंगे प्लांट न्यूट्रिशन, ये हमने जितने भी पढ़े इनकी क्या डेफिशिएंसी है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है प्लांट के अंदर, उन सब चीज़ों पर। थैंक यू।